हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज से जो है आप लोगों की एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, संपूर्ण जीके जीएस की सीरीज आप लोगों की, जो आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी में, बिहार स्टेट के अंदर में, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर में, आप लोगों के सुपर टेट के अंदर में, जितनी भी आप लोगों की गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनके अंदर में आप लोगों को काम आने वाली है। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ये सेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप कैसा कल चाहते हो। क्या सीटेट क्लियर हो गया तो उसके सहारे आप लोग बैठ रहेंगे कि बस जी हाँ हमारा तो हो गया, दादाजी का सपना था सीटेट क्लियर करने का, वो हो गया करके कंप्लीट। क्या वो चाहते हो आप लोग? नहीं। क्या आप लोग चाहते हो कि जो है आप लोगों की जॉब लग जाए? क्या आप लोग चाहते हो कि आगे में एक एक कदम और आगे बढ़े? आप लोग अगर एक लेवल पे हो तो एक और लेवल आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को और एनहांस करे। तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके टुमारो बनता है। कभी भी ये नहीं होने वाला कि आप लोग जो है सोचेंगे कि कल करेंगे, क्योंकि कल जो आएगा वो भी तो आज ही बनकर आएगा। ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता देंगे जितने भी लोग एग्री करते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं फ्रेंड्स। अभी भी कल ही आप लोगों का सीटेट खत्म होकर उठा है और आज से आपके लिए मेहनत के लिए बिल्कुल लग गए हैं। जितने लोग रेजी है वो बता देंगे। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को देखिए फ्रेंड, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी हिंदी फीमेल के अंदर में बिहार ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोगों का 17 जनवरी 2019 का, और यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, और भी बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि मैं यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। बोला गया है कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट कौन से साल में बना था, राज्य बन गया था बेसिकली। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम भारत राज्य का भारत का जो है अभिन्न अंग कब बन गया? तो फ्रेंड्स आंसर जो है आप लोगों का सिंपल से हो जाएगा कि 1974 के अंदर में 35वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसके जरिए सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मेरे साथ बोलो, एसोसिएट स्टेट। लेकिन ये आंसर 1974 नहीं है, वहां केवल और केवल एसोसिएट स्टेट बना था। वो भारत का राज्य कब बना? वो 36वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, और ये 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था आप लोगों का? ये हुआ था 1975 में। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन। तो आंसर इसका क्या होगा, 1974 या 75? जल्दी से आंसर करके बताओ आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 74 या 75, 74 या 75? हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जनरल पेपर में आ चुका है, टीजीटी के अंदर में, बिहार ट्रिपल एससी के अंदर में आ चुका है, यूपीएससी के सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1975 होगा, क्योंकि यहां पर मैं बोला है कि भारतीय राज्य कब बना था। अब यहां एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई एसोसिएट स्टेट कब बना? ठीक है, सिक्किम जो है ये सहयोगी राज्य कब बना था, सहयोगी राज्य। और आपको पता है कुछ लोग होंगे यहां पर में जिन्होंने दानिश सर से पढ़ा नहीं होगा, वो लोग लगा के आएंगे 1975 36वां संविधान संशोधन। लेकिन एग्जामिनर आपके साथ खेला कर दिया, उनको नहीं पता ना कि जो है बच्चों को कि यहां पर में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अगर एसोसिएट स्टेट कब बना, सहयोगी राज्य, तो 1974 लगाना। सिक्किम भारत का राज्य कब बना, एसोसिएट नहीं, सहयोगी नहीं, राज्य कब बना, तो 1975 लगाना। दोनों के दोनों पॉइंट यहां पर में लिख दीजिए आप लोग यहां पर में। ठीक है जी, तो सभी लोग यहां पर में लिख देंगे। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए आगे में भी लगाऊंगा, तो सभी लोग याद रखेंगे इस पर्टिकुलर चीज को। सिक्किम जो है फ्रेंड्स, इसको थंब स्टेट भी बोला जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने। थंब स्टेट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अंगूठी की तरह दिखता है। यहां पर में आप लोग देखिए हमारे भारत के मैप के अंदर में अंगूठी की तरह दिखाई देता है, इसी वजह से थंब स्टेट इसको कहते हैं। भारत में ब्लैंक ब्लैंक भारत में मैग्नीज अयस्को का सबसे बड़ा उत्पादक है। डी ट्रिपल एस बी डीओई पीआरटी जो है आप लोगों का उसके अंदर में आया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि डी ट्रिपल एस बी के 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के अपलोड किए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के जो है कोर्स है उसके अंदर में। तो जितने भी बच्चे हैं उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। 3900 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके अपलोड हो चुके हैं अब तक। बाकी के क्वेश्चंस भी कंटिन्यूअसली अपलोड हो रहे हैं आप लोगों के। आज जो है फ्रेंड्स आपके 10 और पीवाईक्यूज आप लोगों के, मतलब कि करीब 1000 क्वेश्चन और आज रात में अपलोड हो जाएंगे आपके टेस्ट के फॉर्मेट में, वो भी। तो सभी के सभी जो है वो तैयार रहेंगे उसके लिए भी आप लोग। ठीक है, मैंगनीज जो है अयस्को का सबसे बड़ा उत्पादक है आप लोगों का भारत में। मैंगनीज का राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, ये याद रखना है फ्रेंड, जब भी आप लोगों की बात आती है मैंगनीज की, ठीक है, मैंगनीज ओर की, ठीक है, तो उड़ीसा जो भारत का एक राज्य पूर्वी भारत के अंदर में स्थित है, ये आप लोगों का सबसे बड़ा मैंगनीज का उत्पादक है। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत के अंदर में उड़ीसा है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मैंगनीज जो है ना, इसके अंदर में आप लोगों को आयरन मिलता है। तो ये मैंगनीज एक प्रकार का आप लोगों का फेरस मिनरल है, लौह अयस्क है।
आपको सीटेट के समय में मैंने पढ़ाया था कि जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं आप लोगों के, उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं आप लोग। अगर वो मेटेलिक मिनरल है तो धात्विक जो खनिज होते हैं, अगर उसमें लोहा है तो उसको आप लोग लौह खनिज बोलोगे, और अगर उसमें लोहा नहीं है जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, लीड, उनके अंदर में लोहा नहीं है तो वो अधात्विक मिनरल होंगे। मैंगनीज एक ऐसा ओर है आप लोगों का जिसके अंदर में लोहा भी पाया जाता है, मैंगनीज ओर के अंदर में। तो ये आपका धात्विक तो है ही, लौह धात्विक है ये, ठीक है, फेरस मिनरल है आप लोगों का। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर में एक बार लिख दीजिए, सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा लिख देगा कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा है। सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स आपके साइक्लोन्स कहां पर में आते हैं? सीटेट में आया था ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। एक इसके अंदर में साइक्लोन सबसे ज्यादा कहां आते, तो वो भी उड़ीसा के अंदर में आते। चलो हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे बेसिकली हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीच बीच में करते रहेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी? अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक आंसर छुपा हुआ है, वो क्या है आपका? इस क्वेश्चन के अंदर में एक आपका है सर ज्वाइन होना पेड कैसे करेंगे? तो शुभम आरा जी, आप देखिए एक सिंपल सी प्रोसेस है, नीचे में जो नंबर दिया है ना उसके ऊपर में आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन है उसको ज्वाइन कर लो आप। और आपको बता दूं कि आज तो आप लोगों का स्पेशल 50 करके एक जो ऑफर चल रहा है आपका, उसका इस्तेमाल करके आप 50% ऑफ भी ले सकते हो, ठीक है। जितने भी बच्चे डायरेक्टली फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा आपका, ओके। तो ये स्पेशल 50 कोड का इस्तेमाल कर लो। आज 22 तारीख है आपकी, आज लास्ट डेट भी उस कूपन कोड की। तो देखो एक क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो आप लोग बताइए मेरे को कमेंट करके, हर एक बच्चा लिख दो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान से समझिए आप लोग। मगध महाजनपद जो है, मगध जो था आपका, ठीक है, उसके बारे में नंद वंश पहले हुआ करता था, नंद वंश। उसके बाद में आया था आपका मौर्य वंश, मौर्य, ठीक है, ठीक है, नंद वंश, नंद, फिर उसके बाद में आया मौर्य, मौर्य। एक मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन जो था आपका कि कौन सा वंश किसके बाद में आया, उसके ऊपर में भी एक क्वेश्चन जो है बन सकता है, तो वो बना दे जल्दी से। नंद, मौर्य, मौर्य के बाद में जो है मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ। उसके बाद में आया था शुंग वंश, शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी जो है हत्या कर दी, तो शुंग वंश यहाँ पर में स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के बाद में आने वाला कौन सा वंश था, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। कौन सा वाला वंश आया था आपका, ठीक है, ओके। चलिए तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे फ्रेंड्स। पुष्यमित्र शुंग जो है उसने इसकी हत्या कर दी थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों की आज 9 बजे भी क्लास है फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं आप लोगों के करंट अफेयर, दिसंबर का करंट अफेयर जो है आप लोगों का वो है, रजनीश यादव जी आप कॉल कर लीजिए, वो उसमें जानकारी मिलेंगी आपको, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से संविधान से ग्रहण की गई है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। चलिए आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर में। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ, आप लोगों के फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट यूएसए के संविधान से लिया गया है। एक्चुअली फ्रेंड्स यूएसए के संविधान में एक जो है 10 उनके संविधान संशोधन हुए थे, जिसको बिल्स ऑफ राइट्स बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का आपके बीएस टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो ब्रिटेन की जो यूएसए की संसद है उसमें 1791 के अंदर में आया था, 1791 में, जिसने वहां के लोगों को फंडामेंटल राइट दिए, मूलभूत अधिकार दिए 1791 में। तो बिल ऑफ राइट्स कब आया था ये क्वेश्चन आ सकता है, डी ट्रिपल एस में पूछ सकते हैं, बीएस टेट में पूछ सकते हैं, हो सकता है सुपर टेट में पूछ ले आप लोगों से, हो सकता है कि आपके बीपीएससी टीआरई में पूछ ले, बीपीएससी के ट्रिपल एससी में पूछ ले, आप लोगों से कहीं पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बिल ऑफ राइट्स कहां से संबंधित है? यूएसए से। इसी से इंस्पायर होकर हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। बिल ऑफ राइट्स कब आया था ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लिखेंगे, एक पॉइंट लिख दो यार, देखो आप लोगों को ये काम ही आने वाला है आगे में जाकर, आप लोगों के एग्जाम में जॉब लगेंगे आप लोगों की इससे, ठीक है। सभी लोग लिख लीजिए यहाँ पर में, ओके। सभी के सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख देंगे यहाँ पर, ओके। तो यूएसए जो है आप लोगों का बिल ऑफ राइट्स उसने बनाया था, उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में जोड़े हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स समवर्ती सूची वाला भी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कहां से डाली गई? तो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये डाली गई है आप लोगों की फ्रेंड्स हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है।
कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट वाला भी आप लोगों का। हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, टोटल 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल्स। ओके, उसमें से अगर मैं बात करूं 7वें नंबर की अनुसूची, 7वें नंबर का शेड्यूल जो है आपका, 7वें नंबर की अनुसूची, ठीक है, अनुसूची जिसको कहा जाता है आप लोगों का, उसमें 3 काम में बांट दिया गया। हमारे भारत के काम को 3 भाग में बांट दिया गया है। कुछ काम केंद्र सरकार के हैं जिसको संघ के कार्य भी बोला जाता है, संघ या यूनियन गवर्नमेंट के काम, ठीक है। कुछ काम जो है राज्य के हैं, स्टेट के आप लोगों के, स्टेट्स के, ठीक है। और कुछ है आप लोगों के समवर्ती। समवर्ती, समवर्ती का मतलब होता है कि ये काम राज्य, केंद्र सरकार जो है जैसे आपका नोट छाप सकती है, रेलवे चला सकती है, विदेशी मामले केंद्र सरकार के पास में, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि कई सारे राज्य ऐसे थे जब आज की तारीख में, आज वहां छुट्टी थी लॉ एंड ऑर्डर को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, और अलग अलग कारण भी थे, तो वो राज्यों ने किए, हर राज्य में नहीं थी लेकिन कुछ राज्यों ने उसको घोषित कर दिया था, छुट्टी घोषित कर दिया था ताकि कंट्रोल में सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स वो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून व्यवस्था राज्य का है मामला, पुलिस राज्य का मामला है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो संवर्ती में आते हैं, मतलब दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन आप लोगों का संवर्ती सूची में आता है। फॉरेस्ट आप लोगों का जो है वो संवर्ती सूची में आता है। इसके अलावा लॉ आप लोगों का मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड जो कानून होते हैं वो संवर्ती सूची के अंदर में आते हैं। तो कई सारे इस तरीके के न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो कानून है वो संवर्ती सूची में आते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया था, कॉन्करेंट लिस्ट वाला, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की। ओके, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में सीटेट का पेपर देखिए दोबारा होगा क्या, अगर मान लीजिए होता है सीटेट का पेपर दोबारा, तो आप लोगों को जो है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो अभी तब तक आप लोग क्या कीजिए फ्रेंड, तब तक आप लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट रखिए, क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीटेट जो है वो आके बता देगा कान में, सुनो दानिश सर किसी को बताना मत था, सीटेट का पेपर वापस होने वाला है, ठीक है, हम एकदम चुपके से ले लेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। अरे ढिंडोरा पीट के होगा, अगर होगा वापस से तो ठीक है, तो आप उसका टेंशन ना लो, ठीक है। अगर होगा तो ढिंडोरा पीट के होगा, नहीं होगा तो भी ढिंडोरा पीट के होगा, वो आप बिल्कुल भी उसका टेंशन ना लीजिए। अभी आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो कौन कौन से इलाके से कहाँ से क्या क्या चीजें ली गई थी हमने, वो आप देख सकते हो यहाँ पर में। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया था फ्रेंड्स, ठीक है, संवर्ती सूची। आर्टिकल नंबर 17, ये तो आपका सीटेट में भी था, ये आप लोगों का DSSS में, ये आप लोगों का जो है BPSC का TRE 3.0 के एक शिफ्ट के अंदर में एक एग्जाम में पूछा गया आपका। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, शीला आर्या जी DSSS SST TGT का बैच ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग, आप तो ये नंबर चल रहा होगा आपका 7611101101 या 9697884444, इस पे कॉल कर लो, या फिर आप टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 17 के अंदर में अनटचेबिलिटी जो है आप लोगों की, अनटचेबिलिटी, इसके बारे में बात की गई है। मतलब कि अगर आप किसी को भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उसको कुएं से पानी भरने से रोकते हो, उसको जो है होटल में आने से रोकते हो, उसको प्लेग्राउंड में खेलने से रोकते हो, उसके साथ में रहन सहन इसलिए नहीं करते हो क्योंकि वो छोटी जाति का है, सो कॉल्ड छोटी जाति आपने बोल दी है, तो वो अनटचेबिलिटी के कैटेगरी में आता है और ये दंडनीय अपराध है। तो आर्टिकल नंबर 17 के अंदर में ये किया गया है। मैं एक बताऊं आप लोगों को, मेरे को बस एक चीज बता दो आप लोग सभी लोगों से, मुझे आप लोगों का पेपर क्लियर करवाना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो आप लोग। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल्स है उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। यहां हिंदी में भी लिख देता हूं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगर मान लीजिए आप लोगों ने छुआछूत किया या फिर आप लोगों ने अस्पृश्यता की, छोटी जाति और नीची जाति वगैरह ऐसा कुछ आप लोगों ने किया, तो आपने आर्टिकल नंबर 17 का उल्लंघन किया, और आर्टिकल नंबर 17 इसी में आता है, तो आपने कौन से अधिकार का उल्लंघन कर दिया, आपने राइट टू इक्वेलिटी का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वलिटी में आता है। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका था, ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2019 के प्रीलिम्स के पेपर में भी आया था कि कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आपके राइट टू इक्वलिटी वाले पार्ट में आते हैं, राइट टू इक्वलिटी में। तो आर्टिकल नंबर 17 भी राइट टू इक्वलिटी का पार्ट हो गया। तो अगर आपने अनटचेबिलिटी परफॉर्म की तो आपने राइट टू इक्वलिटी का, समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है। सभी लोग लिख देंगे इस पॉइंट को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी एनर्जेटिक सेशंस रोज मैं लेता रहूं, सेशन को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चों ने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे आप सभी लोग, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर। खिलजी वंश के तुरंत बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? पीआरटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, और ये एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है।
तो देखो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पहले था आप लोगों का गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश जिसको कहा जाता है आप लोगों का गुलाम वंश, इनको तुर्क वंश भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद में आया था आप लोगों का यहाँ पर में खिलजी वंश, खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश, खिलजी। उसके बाद में आया था तुगलक, ठीक है, तुगलक। तो तुगलक वंश ने शासन किया। वैसे मैं इसके बाद वाले भी बता देता हूं आप लोगों को। तुगलक के बाद में आया था सैयद, और सैयद के बाद में आया था सबसे लास्ट में लोधी। तो लोधी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे लास्ट वाला था, लोधी सबसे लास्ट था, गुलाम वंश सबसे पहला था। तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इसमें ना एक और क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर के द्वारा। आपसे ये तो पूछ लिया कि खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, तो तुगलक वंश आया था, आपने लगा दिया आंसर। चलो अब आपसे ये पूछता है कि सबसे ज्यादा इन 5 दिल्ली सल्तनत की जो रियासतें थी उनमें से सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया है और सबसे छोटे समय तक किसने शासन किया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, तो प्लीज इसको याद रखना फ्रेंड्स। आप लोगों ने जो तुर्किश रूलर थे, आप लोगों जो तुर्किश रूलर थे उन्होंने करीब 84 ईयर्स तक शासन किया है। खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन करने वाला था, जिसने केवल 30 साल तक शासन किया। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से तुगलक वंश की, तो इसने 94 ईयर्स तक, 94 ईयर्स तक, ठीक है। तो खिलजी वंश ने केवल 30 साल तक और तुगलक वंश ने 94। तो अभी आप लोग बता दो कि सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक और सबसे कम समय तक किसने शासन किया। आप लोगों के कमेंट में आंसर आ जाने चाहिए, मैं देखना चाहता हूं, आप लोग बताइए यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ पर में ज्ञान जो है वो उन्होंने एक यहाँ लिखा है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर मैं उनकी ट्रिक लिख देता हूँ, गुलाब खिले, खिले तो सांस लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो बोल रहे गुलाब से जो है यहाँ पर मैं वो गुलाम वंश बोल रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। खिले से खिलजी वंश बोल रहे हैं, तो से वो तुगलक वंश बोल रहे हैं, सांस से सैयद वंश बोल रहे हैं और लो से लोधी वंश बोल रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, गुलाब खिलेगा तो आपको सांस लेना है, आपको अच्छी खुशबू आएंगी गुलाब की, ठीक है। अनारकली, ठीक है, तुम कहाँ सलीम के चक्कर में पड़ी हो, ठीक है, अभी तो मैं जवान हुआ। अकबर ये बोल रहा है यहाँ पर में कि गुलाब का फूल लेकर इस तरीके से जी। तो ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग किस अधिनियम द्वारा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग इसको। अगर आप लोगों ने समझ लिया कंसेप्ट को, तो आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाओगे। आप लोगों को ध्यान से समझिए आप सभी लोग फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन के अंदर में हुआ क्या था कि पहले जो है ना हमारे भारत के अंदर में अंग्रेजों की 3 कॉलोनीज हुआ करती थी, 3 इलाके थे, बंगाल, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास। जो बंगाल का हुआ करता था एक गवर्नर हुआ करता था, यहाँ का गवर्नर बोलते थे उसको, बंगाल का गवर्नर। मद्रास का गवर्नर हुआ करता था और बॉम्बे का गवर्नर हुआ करता था। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट आया एक, ठीक है, 1773 का। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। कौन से वाले एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो वॉरेन हेस्टिंग किस अधिनियम के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? 1773 के। और इनको जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा वो जो मद्रास का गवर्नर है और बॉम्बे का गवर्नर है उनका भी बॉस रहेगा। तो बंगाल को ज्यादा पावर दे दिए गए मद्रास और बॉम्बे के मुकाबले में। 1773 के अंदर में ये हुआ था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा एक क्वेश्चन में क्वेश्चन छुपा हुआ है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने तो करना चाहिए यहाँ पर में कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये भी लिख दो आप लोग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। लिख दो एक बार सभी लोग जी। RO के लिए भी ये बिल्कुल काम आएगा वीना चक्रवर्ती जी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, थोड़े ही दिन के अंदर में, मुझे 2 से 3 दिन का समय दीजिए आप लोग। आप लोगों के लिए इतनी बड़ी वाली अनाउंसमेंट है ना कि आप लोग अगर वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से कर ली तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया की कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसको आप लोग वहाँ पर में जो है क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक बहुत बहुत ज़्यादा एक बड़ी वाली जो है चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ओके, तो ये याद रखेंगे आप लोग। गवर्नर जनरल पहले बंगाल के कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बने थे वो। नाउ एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, कथक। ये पीआरटी के अंदर में पूछा गया था DSSB में, और ये आप लोगों को बता दूं कि ये DSSB आपके बिहार के अंदर में भी पूछा जा सकता क्वेश्चन है आप लोगों का ये, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का क्लासिकल डांस है। कथकली इज अ डांस ऑफ केरला, ये केरला का डांस है कथकली। तो कथक और कथकली, पहली बात तो कथक कहाँ का है आपका? ये कर्नाटक का नहीं है भाई। कथक दादिन दिन्ना यूपी का है, उत्तर भारत का, यूपी के अंदर में बेसिकली। और कथकली केरल का है, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है।
तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऐप कैसे डाउनलोड होगा दिव्या मिश्रा? बहुत ही आसान है, आपको गूगल प्ले स्टोर, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उस पे जाना है और वहां लिखना है टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा। ठीक है, जैसे ही आप टीचिंग परीक्षा लिखोगे वहां पर में आप लोगों को ये ऐप मिल जाएगा। ओके, टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके अंदर में मोबाइल नंबर से आपको सिंपल सा ओटीपी आता है, रजिस्टर हो जाएगा, आपका ऐप डाउनलोड हो गया, खत्म, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान से देख लीजिए मेरे साथ साथ में, चलो दोहराओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप लोग बताओ देखकर कि कौन सा वाला कहाँ का है। ठीक है, एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक्टिविटी बेस्ड रखेंगे पूरा का पूरा हमारा सेशन। रेडी हो आप लोग? एक्टिविटी बेस्ड जी, क्लास लेनी है सर ज्ञान जी, बिल्कुल, आप जो नीचे में नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में कॉल कर सकते हो, या फिर आप टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और स्पेशल 50 करके एक जो आज आपका वो चल रहा है ना कूपन कोड, उसका भी इस्तेमाल कर लेना आज 12 बजे से पहले तक। चलो मेरे को बताओ भरतनाट्यम कहाँ का है, आप लोग बताओ भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कथक कली कहाँ का है, ये बताओ मेरे को आप लोग। और मोहिनी अट्टम, कथक कली और मोहिनी अट्टम में क्या सिमिलैरिटी है, ये आप लोग मेरे को बताएंगे। कथकली और मोहिनी अट्टम में क्या सिमिलैरिटी है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। कथकली और मोहिनी अट्टम में क्या क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है? तो दोनों के अंदर में एक सिमिलैरिटी कि दोनों के दोनों केरल के हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, दोनों के दोनों। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी बिहार स्टेट के लिए भी बिल्कुल ये काम आएगा आपका। चलो आगे बढ़े हम लोग यहां पर में नेक्स्ट इसकी तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हुएन सांग ने, देखिए फ्रेंड्स हुएन सांग जो है उसकी बुक का नाम भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो एक्स्ट्रा के अंदर में इसको डालो आप लोग। हुएन सांग, हुएन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हुएन सांग ये आया था हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में, हर्षवर्धन के। ठीक है, इसकी बुक का नाम है आप लोगों का, क्या नाम है? सी यू की। क्या नाम है इसकी बुक का? सी यू की। एक बात बताओ आप लोगों को, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स जो है, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ये तुम्हारे चचा को कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों का बिहार के एग्जाम में पूछा गया था, एक एग्जाम के अंदर में आपका, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि भाई कौन सा चीनी यात्री था जिसने नालंदा में स्टूडेंट और टीचर दोनों की तरह काम किया है? तो नालंदा में, नालंदा, ठीक है, उसमें स्टूडेंट रहा पहले वो, और फिर वहां पर में उसने टीचर की तरह भी काम किया। तो जो है वो कौन सा वाला व्यक्ति था, कौन सा ट्रेवलर था? तो हुएन सांग था। ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते थे, इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका क्वेश्चन किया जा सकता था आप लोगों का। तो आप लोग देखिए कितनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर में पता चल गई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को फ्रेंड्स ये करवाता रहूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर, तो सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे सभी लोग, और कमेंट में आंसर करते रहो यार। ठीक है, मुझे जब आप लोग एक्टिविटी करते हो ना तब मुझे अच्छा लगता है कि यार हाँ बच्चे लोग कर रहे हैं, मेरे को भी मेहनत करनी है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हुएन सांग जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में आया था, चीनी यात्री था ये। ठीक है, इसको हुएन सांग, हुएन स्वान, शुएन शांग, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है इसको। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, फाहियान जो है वो किसके समय में आया था? मेरे को एक बात बताओ, फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान। हुएन सांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय काल में आया था। ठीक है, और इब्न बतूता भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके समय में आया था। इब्न बतूता, रिहला नाम की बुक लिखी है, मोरक्को से आया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का भी पूछा जाता है। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था और उसकी बुक का नाम क्या है और कौन सी भाषा में लिखा था? ये इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, कौन से देश से आया था, उसकी बुक का नाम क्या है, और जो है कौन सी भाषा में बुक लिखी थी? ये 4 क्वेश्चन कौन बच्चा है जो अपना इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर मैं लिखकर मेरे को दे सकता है? चारों के चारों नाम कौन सा बच्चा है जो लिखकर दे सकता है? जल्दी से मैं देखना चाहूंगा कि कौन है यहाँ पर में। टीम प्लीज अगर पॉसिबल हो तो उनके नाम को भी कैप्चर किया जाए ताकि हम लोग देख सके यहाँ पर में कि कौन है जो इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है वो बच्चा। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था? ठीक है, कब हुआ था और क्यों हुआ था? चलो ये भी बता दो। अब कब हुआ था ये बोल दिया, तो कब हुआ था ये भी बता ही देंगे आप लोग। परमहंस मंडली, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, परमहंस मंडली की जो स्थापना है आप लोगों की, ये की गई थी फ्रेंड्स महाराष्ट्र के अंदर में, जिसको बॉम्बे स्टेट बोला जाता था उस समय में। ठीक है, दुर्गाराम मेहता जी, जो दादोबा पांडुरंग है, उन लोगों के द्वारा। तो परमहंस मंडली
इसका इसका मेन उद्देश्य था कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करना, जाति प्रथा के खिलाफ थे ये लोग। परमहंस मंडली, परमहंस, ठीक है भाई, सब लोग हंस नहीं पा रहे, परम हंसी कब आएंगी, जब कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, और सब लोग मंडल में एक साथ रह पाएंगे। तो परमहंस मंडली कास्ट सिस्टम के खिलाफ था ये। और महाराष्ट्र में 1849 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी, जिसको बॉम्बे स्टेट कहा जाता था पहले, बाद में 1960 में उसका नाम महाराष्ट्र पड़ गया, जब बॉम्बे स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात में अलग हो गया था 1960 के अंदर में, ठीक है। तो 1849, ठीक है, दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग, ठीक है, दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता जी, इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई सारी DSSB की शिफ्ट के अंदर में आ चुका है। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की, कब की, कहां से रिलेटेड था, किस वजह से था, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखिए आप सभी के सभी लोग, ओके। चलिए, तो जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, ये बता दीजिए आप सभी लोग। चलिए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, रहला बुक थी, मोरक्को से आया था। कौन सी भाषा में लिखा था ये भी बता दीजिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। भारत का तोता, भारत का तोता जो है वो इब्न बतूता को नहीं कहा जाता मेरे लाल, कौन था ये यहाँ पर में, ठीक है, शेषनाथ जी। चलो एक उन्होंने बता दिया यहाँ पर में, भारत का तोता उन्होंने कर दिया। मैं आपको बता दूं, भारत का तोता इब्न बतूता को नहीं कहा जाता। चलो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कोई बच्चा है जो यहाँ पर में बता सके यहाँ पर में, ठीक है। पैरेट ऑफ इंडिया उनको कहते हैं, पैरेट ऑफ इंडिया, अमीर खुसरो को कहते हैं, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, पैरेट ऑफ इंडिया। भारत का तोता किसको कहा जाता है, इब्न बतूता नहीं है, वो कहा जाता है अमीर खुसरो को, पैरेट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, और उन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी ये जो रेहला नाम की पुस्तक थी। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में हुआ था 1917 के अंदर में, 1917 के अंदर में हुआ था। और नील की खेती जो हो रही थी वहां पर में, उसके खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन उठाया था। वहां के किसान थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने उनको इन्वाइट किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि चंपारण में गांधी जी को आने के लिए किसने इन्वाइट किया था, तो भाई गांधी जी को इन्वाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के किसान थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आइए हमारे लिए यहाँ पर में आंदोलन कीजिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के बारे में हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा सत्याग्रह करते हो, तो यहाँ पर में कीजिए। तो चंपारण में गांधी जी ने 1917 में पहला अपना आंदोलन किया था। अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलो ये बात निकली है तो दूर तक जाएंगे यहाँ पर में, तो सभी एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैरेट ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन एक लगा दिया जाए। अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगे, मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे बच्चों को कैसे मैं प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चंपारण के अंदर में 1917 में हुआ था। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी और कहां है ये एलोरा की गुफा, कौन से राज्य में, कहां है, स्टेट का नाम बताओ आप सभी लोग, कौन से स्टेट के अंदर में मिलेंगी एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं के अंदर में एक मंदिर है, ठीक है, वो क्वेश्चन DSSB के अंदर में पूछा गया था 2014 के अंदर में, और उस मंदिर का नाम है आप लोगों का फ्रेंड्स कैलाश नाथ मंदिर, या कैलाश मंदिर भी उसको बोलते हो आप लोग। एलोरा की गुफाओं में 16 नंबर की गुफा, वो किसने बनवाई थी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस राजा का नाम। तो फ्रेंड्स ये लोग राष्ट्रकूट राजा जो थे ना, उन्होंने इसको बनवाया था एलोरा की गुफाओं को, एलोरा, ठीक है। ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी, ये आप लोगों को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र राज्य में। उसी के अंदर में एलोरा की गुफाओं के अंदर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश नाथ, कैलाश टेम्पल उसको बोलते हो आप लोग। एक मोनोलिथ मंदिर है, वो एक पहाड़ था, उसको काट के ऊपर से नीचे की तरफ में काटते हुए बनाया गया कैलाश मंदिर को, ठीक है। और ये बनाया था कृष्णा वन ने, कृष्णा वन। कृष्णा वन जो है ये कहाँ का राजा थे, ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, सेकंड नंबर के, कृष्णा वन, राष्ट्रकूट वंश के सेकंड नंबर के राजा, कृष्णा वन नाम था उनका, उन्होंने बनवाया था। तो आंसर इसको जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए वो मंदिर है, ठीक है, कितना सुंदर सा मंदिर, आप खुद देखिए कि एक पहाड़ था यहाँ पर, में इमेजिन करो आप लोग, ये एक पूरा पहाड़ है, और किसने सोचा होगा, क्या इमेजिनेशन लगाई होंगी कि ऐसे ऊपर की तरफ से काटते हुए जाएंगे और ये मंदिर बनाएंगे करके। एक गलती पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती थी, फिर भी जो है फ्रेंड्स देखिए उन्होंने बनाया। किसने बनवाया था, ये कैलाश मंदिर, मेरे साथ अभी के अभी लिखेंगे आप सभी लोग, कैलाश, ठीक है। आप लोगों का टेम्पल जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पर में, कैलाश, ठीक है, कैलाश टेम्पल है ये आप लोगों का। किसने बनाया था, कृष्णा वन ने बनाया था, कृष्णा वन। कृष्णा वन कहाँ का है, राष्ट्रकूट वंश का शासक, राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ओके। चलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में साइट है एलोरा की गुफाएं, आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में इसको शामिल किया गया था, ये भी याद रख लेना आप लोग। अश्वघोष, ठीक है, ब्लैंक के दरबार में कवि थे जिन्होंने ब्लैंक की रचना की। वाह क्या क्वेश्चन है, जेई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे इसका आप लोग। ये बताइए आप लोग,
कि अश्वघोष घोष वॉज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ ब्लैंक एंड कंपोज ब्लैंक। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सुपर टेट के अंदर में पूछा गया था इसका उल्टा वाला क्वेश्चन आपका। तो अश्वघोष जो है फ्रेंड्स, ये आपके कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे, कनिष्क के, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे और उन्होंने बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की रचना की। चलो बुद्ध चरिता की भाषा बता दो, कौन सी भाषा में की थी, देखते कितने लोग बता पाते हैं। बुद्ध चरिता की भाषा क्या थी? तो बुद्ध चरिता या बुद्ध चरितम कहा जाता है। अश्वघोष वाज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, यहां पर मैं कनिष्क आएगा आपका, कनिष्क। और यहां पर मैं अगर मैं बात करूं तो बुद्ध चरिता आ जाएगा आप लोगों का, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता या बुद्ध चरितम भी बोलते हैं। वो भाषा थी संस्कृत, संस्कृत भाषा में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। कनिष्क कौन थे? कनिष्क वही व्यक्ति है जिन्होंने जो है शक संवंत की स्थापना की थी। शक संवंत जो आज हमारे देश का ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ में ही राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो हमारे भारत के अंदर का, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? जो हिंदू कैलेंडर है, जिसको आज आप लोग मानते हो, ठीक है। बेसिकली जितने भी हमारे हिंदू घरों के अंदर में जितने भी आप लोग देखते होंगे ना कि कैलेंडर्स वगैरह जो होते हैं वो शक संवंत वाले कैलेंडर होते हैं, शक संवंत, क्योंकि भारत ने ऑफिशियली शक संवंत को अपना कैलेंडर माना हुआ है, ठीक है, शक संवंत को। तो शक संवंत की स्थापना ये कनिष्क के समय में की गई थी 78 एडी में। चलो, भाषा कौन सी थी? बुद्ध चरितम की संस्कृत थी। जितने भी लोग पाली लिख रहे हैं वो सब गलत है, संस्कृत भाषा के अंदर में लिखा था उन्होंने। इसी वजह से मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप लोग बताइए कि कौन सी भाषा थी ये। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेखों और ब्रह्मलिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिए आप सभी लोग। अशोका के इंस्क्रिप्शन, अशोका के शिलालेखों को और ब्राह्मी लिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अशोका की शिलालेख भी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, इसीलिए हम लोग उसी के बाद ही पढ़ पाए इसको, और वो दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ये क्वेश्चन हर एक बच्चा कमेंट में लिख देगा, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा यहां पर में लिख दे इसको, ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कब पढ़ा था इन्होंने? 1837 में, 6वीं कक्षा की बुक के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों को फ्रेंड्स, हिस्ट्री के ये। और इतने ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि आपको क्या ही बताऊं मैं। अशोका के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, जेम्स प्रिंसेप की मदद से ही हम उसको पढ़ पाए। 1837 के अंदर में उन्होंने पढ़ा था ये, ठीक है, सफलता हासिल की थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को, जेम्स प्रिंसेप। नाउ फ्रेंड्स, मगध से होकर बहने वाली नदियों का नाम बताइए। DSSB TGT कंप्यूटर साइंस जनरल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, जनरल पेपर में। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोगों का जनरल पेपर भी अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं और या वो कर रहे हैं, वो जो 100 नंबर का आपका होता है वो पढ़ना चाहते हो आप लोग, और 10,000 क्वेश्चन का एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग जनरल पेपर में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा है, नंबर है, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हो या टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए मगध, मगध से बहने वाली तो गंगा, ठीक है, नदी बहती थी वहां पर में आप लोगों की, गंगा नदी। सतलज नदी जो है वहां से नहीं बहती है, सतलज नदी का तो भाई फ्लो ही इधर साइड से, और मगध यहाँ पर में था आपका। मगध आज के कहाँ पर में पड़ेगा आप लोगों को? बिहार, ठीक है, वाला जो इलाका है वहां पर में पड़ेगा आपको मगध। तो गंगा नदी, यमुना भी नहीं जाती थी, क्योंकि यमुना तो पहले ही गंगा में विलीन हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में ही, तो यमुना नदी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। तो आंसर आपका होगा ओनली 2। कितने लोगों ने ओनली 2 आंसर लगाया है? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, गंगा, ओनली 2, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ओनली 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो गंगा और सोन जैसी इंपॉर्टेंट नदियां वहां से बहती थी, आप लोग देख भी सकते हो, क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है। गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी, जिसकी वजह से मगध का जो एरिया था बहुत ज्यादा फर्टाइल था, ठीक है, और मगध बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बन गया था। बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट गुफाएं दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर एक साथ उपस्थित है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बताऊंगा यहां पर में। जितने भी बच्चे जिन्होंने मेरा जो है पिछला वाला बीपीएससी का जो बीपीएससी में कोर्स के साथ में पढ़ा होगा, ठीक है, TRE 2.0 के अंदर में, उनको पता होगा मैंने यूनेस्को का आपको पढ़ाया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को के अंदर में मैंने अजंता और एलोरा दोनों के बारे में बताया आप लोगों को, दोनों के बारे में बता देता हूं अभी फिर से। देखिए, अजंता की जो गुफाएं है और जो एल्लोरा की गुफाएं है, उनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। दोनों हैं महाराष्ट्र के अंदर में ही, ठीक है, दोनों को एक साथ 1984 के अंदर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। लेकिन अजंता की जो गुफाएं है, पूरी की पूरी जो 29 गुफाएं है, ये बौद्ध जो परंपरा है उसको समर्पित है पूरी तरह से। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था कि कौन सी वाली जो है गुफाएं, जो अजंता की जो गुफाएं है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है।
बौद्ध धर्म से रिलेटेड है पूरी की पूरी 29 गुफाएं, ठीक है। वही अगर मैं एलोरा की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो आप लोगों की 12, ठीक है, ठीक है, आप लोगों की जो गुफाएं है वो आप लोगों को हिंदुओं की जो है वो गुफाएं मिलेंगी आप लोगों को। कुछ गुफाएं जो है आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिलेंगी, और कुछ गुफाएं जो है आप लोगों को किससे मिलेंगी, ठीक है, जैन धर्म से मिलेंगी, रिलेटेड मिलेंगी। तो मैं आपको तीनों के तीनों बता देता हूँ। टोटल 34 गुफाएं हैं, 17, 12 और 5। 17 गुफाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध, ठीक है, और 5 गुफाएं जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो आप देखिए हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों गुफाएं कहां पर में लोकेटेड है, आप बताओ आप आंसर क्या होगा। तो तीनों की तीनों धर्मों की गुफाएं आपको एल्लोरा के अंदर में मिल जाएगी, ठीक है। टोटल कितनी है, यहाँ 29 है, यहाँ पर में टोटल जो है 34 गुफाएं है। खत्म, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, आराम से कर दिया आप लोगों ने सॉल्व, है ना। ऐसे ही आप लोगों ने सॉल्व करते रहना है आगे में भी। आप लोगों की जो है फ्रेंड्स जॉब लगाने की जिम्मेदारी मेरी, बस आप अच्छे से पढ़ते रहो सारे के सारे लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के अंदर में मिलेंगे, प्लीज इसको भी थोड़ा याद रख लेना आप सभी लोग, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? दूसरी चीज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 3 क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर में, यहां पर में जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना जो है ये हुई थी आपकी 1875 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ हुई थी ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यूपी टीजीटी के अंदर में आया था 2013 वाले पेपर में, ठीक है। तो बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे। बाद में इसको लाहौर में शिफ्ट किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, स्थापना, ठीक है, स्थापना बॉम्बे में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी, ठीक है, दयानंद, दयानंद सरस्वती, सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के जो याद रखने आप सभी लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से जो है एक पॉइंट पूछा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो इंपॉर्टेंट वाली बुक्स है ये आप लोगों से पूछते हैं, ओके। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर मैं बता सकते हो। एक जो उनकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट वाली बुक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? मेरे साथ में हर कोई बच्चा यहां पर में लिखेगा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। पाखंड खंडन एक और पुस्तक है उनकी, पाखंड खंडन, पाखंड, ठीक है, खंडन, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। ये 2 बुक है जो है फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद रख लीजिए, आप लोग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों से। पाखंड खंडन और सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट वाली बुक्स है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। रिवीजन भी करवाऊंगा फ्रेंड, तो पूरा सेशन ध्यान से देखिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग रिवीजन वाले क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर में आप लोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारे देखिए यहाँ पर में ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लिखो किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इंग्लिश में भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। इन्फोग्राफिक्स वाले आप लोगों का जो फोल्डर बना हुआ है ऐप में, उसके अंदर में वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन, सभी लोग लिखिए। ये अभिनव भारत वाला बिहार बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आया था कि नहीं आया था? अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? जितने भी बच्चे होंगे बिहार से भी वो बता दीजिए, बीपीएससी में पूछा कि नहीं पूछा अभी 2023 वाली शिफ्ट में, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ऐसे ही आगे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ओके। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आया था आपका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बीपीएससी 2023 के अंदर में। दोनों क्वेश्चन देखिए लाइन से, दो ऊपर नीचे जो दिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, और क्या चाहिए आपको? गदर पार्टी वाला क्वेश्चन कई सारे शिफ्ट के अंदर में पूछा जा चुका है। दहलीए कूना और जहापना क्या थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दहलीए कूना और जहापना क्या चीज है आप लोगों की? दहलीए कूना और जहापना, चलिए दहलीए कूना और जहापना। आपको पता है फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत जब आई तो उसने दिल्ली में कुछ शहर बनाए थे। तो दहलीए कूना नाम का सबसे ओल्डेस्ट शहर है ये, दिल्ली का सबसे पुराना वाला शहर, ओल्डेस्ट। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स जहांपनाह नाम का शहर मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। एक शहर और है,
उसका नाम है सीरी। कोई बता सकता है सीरी नाम का शहर किसने बनाया था? सीरी शहर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सीरी नाम का शहर किसने बसाया था, बताइए जल्दी से। तो दिल्ली कुन्हा, अलाउद्दीन जो है आपका जो सबसे पहला शासक था आप लोगों का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक उसने बनाया। जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक ने, और जहांपना नाम का शहर था ये, ठीक है। और सीरी नाम का शहर अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी लिख लो आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी, सीरी। एक बार लिख देंगे क्या सभी के सभी लोग? मैं चाहता हूँ एक बार लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर पीहू ने लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूनम ने लिख दिया, अलग अलग लोगों ने लिख दिया है, तो लिख दो यहाँ पर मैं सभी के सभी लोग। गुलशन ने लिख दिया है, लिख दो कि दिल्ली कुन्हा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक ने, और सीरी नाम का शहर अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखेंगे सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 465 यहाँ लाइक्स हो चुके हैं हमारे आज के पहले ही सेशन में, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। ओके, तो यहाँ देखिए आप लोग, सीरी, जहांपना, दिल्ली कुन्हा, ये शहर थे। विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन किसने स्थापित किया था, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। देखिए अद्वैतवाद का मतलब होता है कि भगवान और आप एक ही हो, एक ही जो है इसका अंश हो, भगवान और आप एक ही चीज का अंश हो, उसको विशिष्ट उसको अद्वैतवाद कहा जाता है। लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद उसका एक एडवांस कंसेप्ट है। इसके अंदर में यह कहा जाता है कि मान लीजिए कि आप, ठीक है, और भगवान एक है, एक होते हुए भी आप लोग अलग अलग हो, एक होते हुए भी अलग अलग हो आप लोग, उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। मतलब एक हो और अलग अलग भी हो, एक साथ जब ये चीज होती है उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैतवाद मतलब वननेस, वो शंकराचार्य ने दिया था, शंकर ने 8वीं शताब्दी में, जिनका जन्म केरल में हुआ था, शंकराचार्य। लेकिन ये विशिष्ट अद्वैतवाद का कंसेप्ट दिया था रामानुजा ने, जिनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तो पहले अद्वैतवाद आया शंकर के द्वारा, फिर बाद में जो है फ्रेंड्स रामानुजा के द्वारा जो है विशिष्ट अद्वैतवाद आया 11वीं शताब्दी के अंदर में। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों की रिवीजन भी करवाने वाला हूं, सारे के सारे लोग जितने भी लोग हैं याद रखेंगे। आप देखिए, सांख्य दर्शन कपिल जी ने दिया था, कपिल मुनि ने। योग पतंजलि, ठीक है। न्याय गौतम ने। वैशेषिक दर्शन कनद ने। मीमांसा जैमिनी। अद्वैत शंकराचार्य, ठीक है। द्वैतवाद माधवाचार्य, और विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए मुझे, कितने लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि सर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कल वाले लेक्चर में हम बता देंगे, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में पूछ लो, किसी भी तरीके से पूछ लो, चलेगा आप लोगों को? कितने लोगों को मंजूर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको जो टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है और दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों पे आप लोगों को दे दूंगा। दानिश शेख आप सर्च कर लीजिए या फिर टीचिंग परीक्षा सर्च कर लीजिए, वहां दोनों जगह पे आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए रिवीजन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हो, वो स्पेशल 50 करके एक कूपन है आप लोगों का आज के लिए, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर में कॉल कर लीजिए, आप लोग नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर, या फिर आप लोग जो है फ्रेंड डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप पर भी चले जाओगे तो आपको वो कोड मिल जाएगा वहां पर। चलिए रिवीजन फास्ट, सभी लोगों ने आंसर करना है। ओके, बताइए निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अब देखिए किसी ने बोला था और यहाँ टीम ने यहाँ पर में उसका क्वेश्चन ढूंढ के निकाल लिया, ठीक है। उड़ीसा एसएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का। तो 2022 में आया है कि भारत का तोता, पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता। तबले की तबला जो है ना आप लोग जो बजाते हो, ठीक है, उसकी खोज इन्होंने की थी। कव्वाली जो है, कव्वाली, उसकी खोज इन्होंने की थी अमीर खुसरो ने। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का याद रखेंगे आप सभी लोग। अमीर खुसरो भारत का तोता। अब कभी भी पूछूंगा मैं आप लोगों से, हो सकता है कि जो आपका कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर मैं आप लोगों से पूछ ले हम लोग, ठीक है। अमीर खुसरो को बोला जाता है तोताए हिंद, ठीक है। तोताए हिंद, या फिर आप लोग इनको कह सकते हो भारत का तोता, पैरट ऑफ इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फ्रेंड्स, कि वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, ये याद रखना आप सभी लोगों ने कि ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे 1773 के एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। देखो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल। पोस्ट का नाम बदल दिया गया था, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल हो गए। तो भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक वही है जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। ये वायसराय शब्द इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नर जनरल वाली पोस्ट चली गई, वायसराय आ गई 1858 के अंदर में। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है आप लोगों के, कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और पहला भारत का वायसराय कौन था। ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, ताकि आपको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए।
ठीक है, कब कब बने थे ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, कभी भी जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार किसको कहा जाता है? ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। मैंने आपसे कहा था कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, एसएससी सीजीएल के अंदर में, इवन मैंने आपको बताया कि एक बिहार की एग्जाम में देख रहा था, बिहार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन जैसे ही मुझे जो है वो मिलेगा जहां मैंने देखा था, वो मैं आपको वापस से दिखा दूंगा कि तीर्थ यात्रियों के राजकुमार कहे जाने वाले ह्वेन-सांग जो है वो किसके शासनकाल में आए थे? तो ये हर्ष के शासनकाल में आए थे। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ह्वेन-सांग को कहा जाता है। किसके समय में आया था वो? हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में आया था। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो देखिए मैंने आपको बोला कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। और किसने मारा था? शुंग वंश, शुंग ने मारा था और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा बृहद्रथ, सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बृहद्रथ ने जो है बृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी 185 ईसा पूर्व के अंदर में, ईसा मसीह के जन्म के भी 185 साल पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत को सबसे जो है छोटे समय तक शासन किया। ए, बी और सी, तीन ही ऑप्शन, डी वाला कहाँ चला गया? यहाँ पर मोर देन वन ऑफ दी अबो है इसका, मोर देन वन ऑफ दी अबो, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी होगा, नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, ठीक है, नन ऑफ दी अबो। तो तुगलक डायनेस्टी जो है वो आप लोगों का उसने सबसे छोटे समय तक शासन किया। खिलजी डायनेस्टी जो है उसने लॉन्गेस्ट समय तक शासन किया। भाई उल्टा दिया हुआ है, गलत वाला पूछा है ना आपसे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो हो जाएगा। उल्टा दिया है, तुगलक वंश जो है उसने 94 ईयर्स तक, शॉर्टेस्ट नहीं है वो, लॉन्गेस्ट होना चाहिए था। खिलजी वाला जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट होना चाहिए था, 30 साल तक किया है, तो उल्टा दिया है। तो आंसर आपका मोर देन वन ऑफ दी अबो होगा। कितने लोगों ने मोर देन वन ऑफ दी अबो लगाया था? आंसर जल्दी से बता दीजिए, कितने लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने मोर देन वन ऑफ दी अबो आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए तो दोनों के दोनों गलत है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं गलत वाला पूछा है आप लोगों से, ठीक है। गलत कौन सा है ये पूछा है आप लोगों से, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना था? आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था ना ये क्वेश्चन पूछते हैं। कितना कौन कौन है जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है? हाथ ऊपर करके बता देंगे, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। स्टार्टिंग से एकदम जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में बताया कि एक चीज थी जब संघ एसोसिएट स्टेट बना था, और एक समय था जब भारत का जो है वो अभिन्न अंग राज्य बन गया था। तो यहाँ सह राज्य या एसोसिएट स्टेट बोला जा रहा है। तो एसोसिएट स्टेट जब बोलता है तो आप लोगों को याद रखना है वो 35वें संविधान संशोधन के जरिए 74 में बना था, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। काफी सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए उसने बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर दिया होगा। इसलिए बोल रहा हूँ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और रोज 5 बजे आ जाया करो आप लोग। तो 74 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए सहयोगी राज्य या सह राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 में, ठीक है, ये पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया, भारत का राज्य बन गया, ठीक है। पहले वो एक अलग देश हुआ करता था, फिर सहयोगी राज्य बना, फिर पूरा राज्य बना 1975 में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं सेशन के अंदर में कर दिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच भी, बहुत ज़्यादा सेशन के बीच में ही। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए अपना अपना रिस्पांस देते रहेंगे, ताकि ऐसी एनर्जी बनी रहे पूरी टीम की। तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा, एलोरा कहाँ पर में है ये भी आंसर कर दीजिए आप लोग। और कृष्णा वन नाम के जो राजा थे उन्होंने बनाया था, राष्ट्रकूट वंश के थे ये, राष्ट्रकूट जो वंश था दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, ये यहाँ पर में शासन करता था, राष्ट्रकूट वंश, उसके शासक थे ये। तो महाराष्ट्र में है एलोरा नाम की जगह, और कैलाश मंदिर जो है वो कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। ऐसे आप लोगों को याद रखना है सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है उसके लेखक कौन है सत्यार्थ प्रकाश के? तो सत्यार्थ प्रकाश, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन, ये दो इंपॉर्टेंट बुक है। दयानंद सरस्वती जो है ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि आपके आर्य समाज के संस्थापक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों के जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, अभी टेस्ट, आप लोगों को टेस्ट चाहिए आप सभी लोगों को। मैं टेस्ट की लिंक भी दे रहा हूँ आप लोगों को, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है आप लोगों का फ्लैट 50
50% जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ऑफ चल रहा है आप लोगों का। आज लास्ट डे है इसको करने का। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग टीचिंग परीक्षा के जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर 7611101101 इस नंबर पे, या फिर आप लोग जो है 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। कॉल कर लीजिए, कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगी, या टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाकर भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है आप लोगों की। और ऐसे ही सेशन अगर आप लोग देखना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि इसी तरीके के सेशंस हो आप लोगों के, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ऐसे ही एनर्जेटिक सेशंस आप लोगों के लिए लेता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ। जो भी बच्चा लाइव देखता है उसको हम लोग टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट 1 घंटे तक वैलिड रहती है आपकी। तो 7 बजे तक आप लोग जो है इस लिंक का इस्तेमाल करके आप लोग टेस्ट दे सकते हो। तो लाइव आइए, टेस्ट को देखिए आप लोग, टेस्ट देकर देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। अच्छा, टेस्ट का रिजल्ट और आपको लोगों का रैंकिंग वगैरह वो सब ऐप पर मिल जाती है, ठीक है, आपको पता है ना, आप लोग जो है कितना स्कोर आया वो तो आप ऐसे भी देख सकते हो लिंक पर। ऐप का रिजल्ट जो है वो आपको, जो टेस्ट का रिजल्ट है वो ऐप पर, और पूरा पूरा एनालिसिस आपको मिलता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो वो ऐप पर ही पॉसिबल हो पाता है, तो ऐप पर आपको मिल जाएगा। बाकी आप टेस्ट की लिंक पर जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो उत्तराखंड की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी जो है आप ये सेशन देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, थोड़े समय के अंदर में एक बड़ा वाला प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च हो रहा है, ताकि आप लोग जो है बेहतर और तैयारी आप लोगों की कर सके। हम जितनी भी मदद कर सकते हो सारी की सारी करेंगे। ओके, चलिए। चलिए, थैंक यू कुमारी संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बीपीएससी टीआरई के लिए भी कोर्स अवेलेबल है रहमान जी, आप उसके लिए भी कर सकते हो, वो भी आप लोगों को अवेलेबल है। इसके ऊपर में कॉल कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो आप, वहां पर भी जानकारी मिल जाएगी। मैंने टेस्ट की लिंक को आप लोगों के लिए पिन कर दिया है, उस पर आप लोग जाकर टेस्ट दे सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रतिभा तिवारी एक बार जो है ना व्हाट्सएप जो नंबर दिया उसके ऊपर में मैसेज कर देना, वो टीम आपको पूरी जानकारी दे देंगे यहाँ पर में। ओके, पूरी जानकारी आपको दे देंगे उस पर। चलो, थैंक यू, बाय।